यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा सेक्शन 30 सीआरपीसी क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 31 सीआरपीसी की। तो सेक्शन 31 सीआरपीसी हमें बताता है सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। जब किसी ने एक से ज्यादा ऑफेंसेस किए हैं, सेवरल ऑफेंसेस किए हैं, तो उसका एक ही ट्रायल चलता है, ये बताता है सेक्शन 31 सीआरपीसी। तो सेक्शन 31 सीआरपीसी की अगर आप लोग पहली लाइन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 आईपीसी, यानी कि सेक्शन 31 सीआरपीसी को हम लोगों को लिंक करके पढ़ना है सेक्शन 71 आईपीसी से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सेक्शन 71 आईपीसी क्या होता है। सेक्शन 71 आईपीसी बताता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। जब कई सारे ऑफेंसेस को मिल करके, सेवरल ऑफेंसेस को मिल करके एक पर्टिकुलर ऑफेंस बनता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। आइए देखते हैं कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। जब कोई चीज ऑफेंस है वो पार्ट से, कई सारे पार्ट से मिलकर के बनी हुई है, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, और उसका हर एक पार्ट अपने आप में एक ऑफेंस है, और उसका हर एक पार्ट अपने आप में एक ऑफेंस है। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच हिज ऑफेंसेस। तो ऐसे केस में ऑफेंडर को पूरे, यानी कि एक एक चीज के लिए, एक एक पार्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। पूरा जो एक पर्टिकुलर ऑफेंस मिलके उन सारे पार्ट्स को मिला करके जो एक पर्टिकुलर ऑफेंस बन रहा है उसके लिए पनिश किया जाएगा, अनलेस इट बी सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। और अगर कोई दूसरी बात लिखी हुई, जब तक वो प्रोवाइडेड नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं लिखी हुई है, तब तक हम लोग ऐसे ही काम करेंगे कि कंबाइंड एक चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी, कंबाइंड ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी। इसे एक एग्जांपल से समझो कि ए गिव्स जेड 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक। देखो, ए जेड को 50 बार एक स्टिक से मारता है, ठीक है। Here ए may have committed the offense of voluntarily causing hurt। यहाँ पर ए ने जो ऑफेंस कमिट किया वो है voluntarily causing hurt, जो कि सेक्शन 323 आईपीसी में डिफाइंड है, जिसकी सजा है 1 साल, ठीक है। causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which made up the whole beating। ये सारे ही ब्लोज मिल करके एक बीटिंग बनाते हैं, एक वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, एक ऑफेंस बनाते हैं। यानी कि जो पार्ट है, पार्ट क्या है, जो 50 बार उसने उसको स्टिक से मारा है, ठीक है। ये पूरा अगर पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो एक ऑफेंस बनेगा, जिसे हम लोग वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सेक्शन 323 आईपीसी में डिफाइंड है और जिसकी पनिशमेंट है 1 साल। तो अब क्या उसने 50 बार उसको लाठी से मारा, तो क्या उसको 50 साल की सजा दी जाएगी? एक एक पार्ट के क्या पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, उसको एक पूरे ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी। एक एक पार्ट की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पूरे ऑफेंस की पनिशमेंट मिलेगी। यही बताता है सेक्शन 71। तो if A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years। भाई अगर उसको जितनी बार उसने 50 बार मारा है तो उसको फिर ऐसे तो 50 साल की पनिशमेंट होनी चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट he is liable only to one punishment for the whole beating। उसको सिर्फ एक पनिशमेंट मिलेगी पूरी होल बीटिंग के लिए, ठीक है, जो पनिशमेंट होगी 1 साल की। दूसरी चीज समझना, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें ना कई सारी चीजें ऑफेंस मिलकर के सारा एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में। तो ध्यान से समझना, अच्छे से सुनना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेक्शन अभी हम लोग का सेक्शन 71 आईपीसी ही चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ, ठीक है। कि वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग। देखो, जब कोई ऑफेंस एक या एक से ज्यादा सेपरेट डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है किसी भी लॉ के,
जब कोई ऑफेंस दो या दो से ज्यादा डेफिनेशन, सेपरेट डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है किसी भी लॉ के जो कि उस वक्त टाइम बीइंग में फोर्स में है, ठीक है, बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पनिश्ड, द ऑफेंडर शैल not be punished with a severe punishment than the court which tries him award for any one of such offenses। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सारे ऑफेंसेस की सजा मिलेगी, ठीक है। जब बात यहां पर ये आ रही है कि जब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी डेफिनेशन एक या दो से ज्यादा सेपरेट डेफिनेशंस निकल करके आ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेफिनेशंस निकल करके आ रही है उसमें जितनी पनिशमेंट है उसको सारी पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले देखते, चलो इसको इलस्ट्रेशन से समझो कि ए बीट बी विद द स्टिक, ए ने बी को स्टिक से मारा, ठीक है। ए विल बी चार्ज्ड फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। अब वो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट के लिए चार्ज किया जाएगा, सेक्शन 323 आईपीसी भी। हम लोगों ने पिछला इलस्ट्रेशन भी इसी से देखा, ठीक है। प्लस असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, और उसको असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के लिए भी उसको चार्ज किया गया अंडर सेक्शन 352 आईपीसी, ठीक है। A shall be punished for the punishment of one of such offense and with more severe punishment। तो ए को क्या किया, मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगी उसको वो दी जाएगी। सिंपल भाषा में समझो कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी जब किसी ऑफेंस की डेफिनेशन दो या दो से ज्यादा लॉ में गिर रही है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लॉ में उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो जो पनिशमेंट मिलेगी ऑफेंडर को वो एक मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा पनिशमेंट है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट की सेक्शन 323 की 1 साल है, तो वही पनिशमेंट मिलेगी ए को, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी भी सेक्शन 71 खत्म नहीं हुआ है, अभी एक एक्सप्लेनेशन और बाकी है, ध्यान से सुनना कि वेयर सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन would by itself or themselves constitute an offense। जब सेवरल एक्ट मिल करके एक ऑफेंस बना रहे हैं, when combined a different, और जब उन सारी चीजों को कंबाइन किया जा रहा है तो एक डिफरेंट ही ऑफेंस निकल करके आ रहा है, ठीक है। अभी इसको एग्जाम्पल से समझना। द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सीवियर पनिशमेंट दैन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। इसमें भी वही बात लिखी है कि मैक्सिमम पनिशमेंट फिर मिलेगी। तो इसको एक इलस्ट्रेशन से समझो कि ऐसा क्यों कहा गया है कि जब खूब सारे ऑफेंसेस, मान लो किसी ने 2 ऑफेंस कमिट किए और वो उन दोनों को जब कंबाइन किया जा रहा है, 2 ऑफेंसेस किसी ने कमिट किए हैं, उन दोनों को जब कंबाइन किया जा रहा है तो एक डिफरेंट ऑफेंस निकल करके आ रहा है, तो उसमें से जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो दी जाएगी ऑफेंडर को, ठीक है। आओ देखें कि इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कमिटेड रॉबरी इन बीज हाउस, ए ने रॉबरी कमिट करी बी के घर में, एंड ऑल्सो कॉजेज हर्ट टू बी, और बी को मारा भी, ठीक है, उसको हर्ट भी कॉज किया। तो यहां पर here the following will be the charges on A। अब चार्जेस क्या क्या लगेंगे, सबसे पहले तो हर्ट के लिए लगेगा वही वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 323 आईपीसी, 1 ईयर मैक्सिमम पनिशमेंट है इसकी, ठीक है। रॉबरी के लिए लगाया जाएगा सेक्शन 392, 10 इयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट है। अब इन दोनों, अब देखो हर्ट हो गया, रॉबरी हो गया, इन दोनों पनिशमेंट को, इन दोनों ऑफेंसेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक नया ही ऑफेंस बन करके आएगा। यही इसका थर्ड पॉइंट बता रहा है सेक्शन 71 का, कि जब हम वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट को और रॉबरी को कंबाइन करेंगे तो एक नया ही ऑफेंस निकल करके आ रहा है। वो ऑफेंस क्या है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 394 आईपीसी में। इसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास या फिर 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो here A shall not be punished with more severe punishment and court could award him punishment for one of such offenses। तो यहाँ पर उसको हर ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी कि पता चला 1 साल हर्ट की भी मिल रही है, 10 साल रॉबरी की भी मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब 2 ऑफेंसेस एक डिफरेंट ऑफेंस मिल करके, इन दोनों ऑफेंसेस को जब कंबाइन किया जा रहा है तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बना रहे हैं, एक ही ऑफेंस की सजा मिलेगी, मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो वही पनिशमेंट मिलेगी, आजीवन कारावास मिलेगा ए को।
अब बात करते हैं, आते हैं सेक्शन 31 सीआरपीसी में, जिसकी पहली ही लाइन में लिखा है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल ऑफ 2 or more offenses, the court may subject to the provisions of section 71 of the Indian Penal Code. तो कोर्ट को ध्यान रखने होंगे, सेक्शन 71 के जो प्रोविजंस है उनको ध्यान रखना होगा. Sentence him for such offenses to the several punishments prescribed therefore which such court is competent to inflict, जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए, लागू करने के लिए, such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct. तो देखो, जब पनिशमेंट दी जाएगी तो ऐसे भी जब कई सारे ऑफेंसेस मिलकर के बन रहे हैं, जब कई सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो भाई ट्रायल तो एक ही चल रहा है, तो सारे की पनिशमेंट तो एक ही साथ सुनानी है ना. तो एक की एक्सपायरेशन के बाद, या इन बच्चे से मान लो किसी ने थेफ्ट कमिट करा, रॉबरी कमिट करी, कुछ जैसे मान लो किसी ने थेफ्ट कमिट किया है और आपका वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट कमिट किया है, ठीक है. तो अब इसमें क्या होगा कि थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी है, मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट है, और इसकी पनिशमेंट कितनी है आपकी, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की 1 साल की पनिशमेंट है. एक के एक्सपायरेशन के बाद दूसरी पनिशमेंट शुरू होगी. टोटल कितना हो गया, 4 साल दोनों को मिला करके. 3 साल एक की खत्म हुई, दूसरी फिर 1 साल शुरू होगी. थेफ्ट 3 साल खत्म हुई, 1 साल फिर हर्ट की शुरू होगी. ये लिखा है एक्सपायरेशन के बारे में, ठीक है. एक के एक्सपायरेशन के बाद दूसरी शुरू होगी, जैसा भी जो भी कोर्ट डायरेक्ट करे उस हिसाब से. अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट दैट सच पनिशमेंट्स शैल रन कॉन्करेंटली. और अगर कोर्ट ऐसा कहता है कि कॉन्करेंटली रन करेगी, तो कैसे रन करेगी उसको भी हम लोग पहले देख लेते हैं. पहले इलस्ट्रेशन से हम लोग पहली चीज समझते हैं कि ए कमिटेड 3 ऑफेंसेस, 3 ऑफेंसेस ए ने कमिट किए, हर्ट, थेफ्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. तो हर्ट की पनिशमेंट अभी हम लोगों ने इतनी बार बात करा कि 1 साल की पनिशमेंट है. थेफ्ट की पनिशमेंट मैंने आप लोगों को बताया 3 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम मिलती है. रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट भी 1 साल है. तो अब अगर इट शैल रन वन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ वन, देखो अगर कॉन्सिक्वेंटली रन करनी है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है एक के बाद दूसरी, अगर एक टर्म के एक्सपायरेशन के बाद दूसरी पनिशमेंट शुरू हो जाएगी, तो ए शैल बी पनिश्ड हियर फॉर 5 years. क्यों? क्योंकि इन तीनों पनिशमेंट को मिला करके, हर्ट को, थेफ्ट को और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को मिला करके 5 साल की पनिशमेंट बन रही है. ये बात हो रही है कॉन्सिक्वेंटली की, ठीक है. ये बात हो रही है उसकी, ठीक है. जब एक के एक्सपायरेशन के बाद दूसरी शुरू होगी, ये तब की बात हो रही है. अगर कॉन्करेंटली रन करना है तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी वो दी जाएगी. अगर कोर्ट ने कहा कि कॉन्करेंटली रन होनी चाहिए पनिशमेंट, तो कैसे होगी, इट शैल रन कॉन्करेंटली इफ कोर्ट डायरेक्ट्स. तो ये जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ये दी जाएगी, ठीक है. अब इसका हमारा हो गया, सबसेक्शन 1 हो गया, हम लोगों ने कवर कर लिया. अब सबसेक्शन 2 देखो. इन द केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस के केस में, यानी कि एक एक्सपायरेशन के बाद दूसरे की जो दूसरा जो पनिशमेंट मिलता है, अगर वो केस है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस to send the offender for trial before a high court. देखो, अब इसमें अगर सारे पनिशमेंट का अगर हम लोग एग्रीगेट निकाले, अगर कोर्ट सारे पनिशमेंट का एग्रीगेट निकाल रही है, तो उसमें क्या होगा, मान लो ये 5 साल आया, ठीक है. अब ये केस चला गया, इस केस को ट्राई करे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. उनकी क्या पावर है कि 3 साल ही वो इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते. लेकिन अब ऐसे फिर क्या होगा, अगर ये केस आया है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देंगे ये केस, कि हाई कोर्ट भैया ट्राई करेगा इस केस को. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अब इसी बात को समझने के लिए प्रोवाइडेड है, ठीक है. तो यहां पर क्या किया गया है, जो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है, जो कोर्ट की पावर है, उसको बढ़ा दिया गया. आइए देखें कि प्रोवाइडेड दैट, पहला पॉइंट ए, इन नो केस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड दैन 14 years. एक चीज सबसे पहले इसमें यह बताई गई कि सारे ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट मिल रही है वो 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कितना, 14 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. पहला पॉइंट तो ये कह रहा है, ठीक है. फिर बी, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस. जो एग्रीगेट पनिशमेंट बन रही है उसका ट्वाइस कर सकती है कोर्ट, यानी कि यहाँ पर जो है कोर्ट की पावर्स को बढ़ा दिया गया है. इसको समझो,
इसको समझो एक एग्जाम्पल से, ठीक है। इफ एग्रीगेट पनिशमेंट देन कम्पिटेंसी टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट। अब कैसे पनिशमेंट देगा कोर्ट? अगर कोर्ट के पास अगर ये ट्रायल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अगर ये केस आया, ठीक है, तो जैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैसे 7 साल की सजा दे सकते हैं, लेकिन इस वाले सेक्शन में ये जो बी पॉइंट लिखा है इसका, सेक्शन 31 का सबसेक्शन 2 का बी क्लॉज जो लिखा है, इसमें कोर्ट की पावर को बढ़ा दिया गया, इसमें मजिस्ट्रेट की पावर को बढ़ा दिया गया है कि जब ऐसा कोई केस होगा कि एग्रीगेट करी जा रही है जब पनिशमेंट्स, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैसे 7 साल की सजा सुना सकते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा पिछले सेक्शंस में, सेक्शन 29 वगैरह में जब हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां पर जब पनिशमेंट एग्रीगेट करी जा रही है तो सीजीएम जो हमारे हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 14 साल तक की पनिशमेंट सुना सकते हैं। यहां पर हाई कोर्ट को वो केस नहीं ट्रांसफर करेंगे जब एग्रीगेट पनिशमेंट की बात हो रही है, तब ध्यान से समझना। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब एग्रीगेट पनिशमेंट की बात हो रही है तब के लिए कोर्ट की जो कॉम्पिटेंसी है उनको बढ़ा दिया गया है। तो सीजीएम अब पहले 7 साल की सजा देते थे और अगर एग्रीगेट पनिशमेंट का केस है तो वो 14 साल तक की सजा सुना सकते हैं। वहीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पहले 3 साल की सजा देते थे, तो जब एग्रीगेट पनिशमेंट की बात हो रही है तो वो 6 साल की सजा सुना सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है वो 1 साल की सजा देते थे, तो वो एग्रीगेट पनिशमेंट में 2 साल तक की सजा सुना सकते हैं। समझ में आया ये वाला क्लॉज भी आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसेक्शन 2 भी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 और लास्ट की, ठीक है। So for the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to a single sentence। जब जो convicted है उसको अगर अपील करनी है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उसके लिए अपील नहीं करेगा। जब उसको सेंटेंस पास हुई है तो ये नहीं है कि वो सिंगल चीज के लिए, मान लो सिर्फ थेफ्ट के लिए उसने अपील कर दी कि मुझे भाई इसकी सजा कम करवा दो, इसकी सजा मेरे लिए कम हो जानी चाहिए, उसने अपील कर दी, नहीं, वो पूरा जो उसका कंबाइन है सिंगल ऑफेंस जो बना है ना उसके लिए, यानी कि पूरी 5 साल की, तो वो पूरे उस चीज के लिए अपील करेगा कि उसकी सजा कम होनी चाहिए। यही लिखा है इसमें कि फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय द कन्विक्टेड पर्सन द एग्रीगेट ऑफ द consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence। एक सिंगल सेंटेंस वो होगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 31 सीआरपीसी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग आईपीसी के बिना सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ पाएंगे। प्लीज आईपीसी की बेयरक भी अपने साथ रखिए जब आप सीआरपीसी के सेक्शंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 31 सीआरपीसी समझ में आ गया होगा। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।